नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काठगोदाम में आयोजित सीआरपीएफ के पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी। कहा, वीर जवानों के सम्मान में बनाया गया सैन्य धाम, सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को किया नमन। कांग्रेस का संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम, दिग्गजों ने सरकार पर लगाया संविधान और लोकतंत्र की हत्या का आरोप। कहा, कांग्रेस करेगी संविधान की रक्षा। धराली आपदा पर बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बयान से गरमाई सियासत। कहा, आपदा में मरने वालों के शवों को निकालने की नहीं हुई कोशिश, कोठियाल के समर्थन में विपक्ष। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने से उत्तराखंड में भी वक्फ की संपत्ति पर संकट। हाईकोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार, ट्रिब्यूनल गठन न होने पर उठ रहे सवाल। और पाकिस्तानी नागरिक ने किया देहरादून में पैतृक जमीन होने का दावा। बॉबी पवार ने किया खुलासा, सरकार और कई संगठनों पर लगाए गंभीर आरोप। मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। नैनीताल के काठगोदाम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और सीआरपीएफ के पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि सरकार उत्तराखंड देवभूमि के लिए लगातार कार्य कर रही है और उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम स्थापित हो रहा है। ऐसे में हमारे उन सभी वीरों को नमन है जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी समेत अर्धसैनिक बलों के पूर्व सैनिक शामिल हुए। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है और बड़ी संख्या में हमारे सेना में और अर्धसैनिक बलों में प्रत्येक परिवार से किसी न किसी बल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, देश की सुरक्षा में अपना योगदान दे रहे हैं और देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले सैनिकों का, अर्धसैनिकों का बहुत बड़ा योगदान देवभूमि उत्तराखंड से भी है। और उनके बीच में आज यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें जो लंबे समय से उनके बीच में चर्चा चलती थी, सम्मेलनों में बात होती थी, चाहे उनके कल्याण की लिए हो, चाहे वो भूमि खरीदने से संबंधित हो या जो वीरता पुरस्कार मिलते हैं उनमें राशि देने की बात हो, हम हर तरीके से हमने कहा है कि हम उसको आगे बढ़ाएंगे। जो अर्धसैनिक बल का जो परिषद है, उस परिषद को भी हम चलन में लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डेमोग्राफी चेंज पर कहा कि घुसपैठियों को सबक सिखाया जाएगा। वहीं बनभूलपुरा रेलवे अतिक्रमण मामले पर सीएम धामी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। देवभूमि की डेमोग्राफी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होने दी जाएगी। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए व्यापक पैमाने पर कार्य किया जा रहा है। देखिए, माननीय न्यायालय का जो भी आदेश आएगा, हमें पूरी तरह से हम उसके लिए तैयार हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है, सर्वोच्च न्यायालय जल्दी से जल्दी उस पर जो भी निर्णय देगा उसके अनुरूप हम सब कार्रवाई करेंगे। हाँ, ये डेमोग्राफी राज्य की नहीं बिगड़नी चाहिए। देवभूमि है, यहाँ की डेमोग्राफी को न बिगड़ने देने के लिए हम पूरी तरह से संकल्पबद्ध हैं। उत्तराखंड के लोगों का हक किसी भी कीमत पर नहीं मारा जाना चाहिए। यहाँ की डेमोग्राफी खराब नहीं होनी चाहिए। हम अपने बच्चों के आने वाले कर्णधारों के साथ, नौनिहालों के साथ किसी भी प्रकार की असुरक्षा का भाव उनके मन में ना आए। उनको एक सुरक्षित परिवेश देना चाहते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां यहाँ सुरक्षित हों। इसलिए किसी भी कीमत पर जो घुसपैठिए हैं, जिन्होंने यहाँ पर डेमोग्राफी को ख़राब किया है, गलत तरीके से यहाँ पर तमाम प्रमाण पत्र लिए हैं, तमाम पहचान पत्र बनाए हैं, राशन कार्ड बनाए हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं।
वहीं देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य संविधान की रक्षा, सामाजिक आर्थिक न्याय, लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना है। कांग्रेस की माने तो देश के संविधान, लोकतांत्रिक मानक, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। ऐसे में कांग्रेस संगठन का ये कार्यक्रम केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का व्यापक संदेश देता है। बता दें कि इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद थे। केवल ऐसे ही नहीं है कि संविधान देश में खतरे में, बल्कि संविधान वास्तव में खतरे में है। चूँकि जब संविधान सभा को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान सौंपा और संविधान सभा के अंदर चर्चा शुरू हुई तो 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने 3 चिंताएं जाहिर की थी और वो जो 3 चिंताएं थी आज सच साबित हुई। वो चिंता क्या थी? पहली चिंता कि जिस दिन भारत के लोग धर्म को देश से भी ऊपर मान लेंगे उस दिन भारत अपनी आज़ादी खो देगा। दूसरी उन्होंने चिंता जाहिर की थी जिस दिन भारत के लोग अंधभक्ति में किसी नेता की भक्ति में लीन हो जाएंगे और वो नेता उन्हीं के अधिकार छीनना शुरू कर दे और संविधान के खिलाफ आचरण करके संविधान के खिलाफ कानून बनाना शुरू कर दे, आपके ही अधिकारों का हनन करने लगे। संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा, वोट का अधिकार, जो एक वोट का अधिकार हमारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाया है, वो अधिकार बचेगा। तो इसलिए जो आज की ये गोष्ठी है ये सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत बुनियादी बातें उठ करके सामने आई है। मैं धराली आपदा को लेकर बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बयान से सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। कोठियाल ने आपदा में हुई मौत के आंकड़े को लेकर जो कुछ कहा उससे सत्ता पक्ष असहज नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष कर्नल अजय कोठियाल के बयान का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अधिकारियों ने धामी सरकार को गुमराह करने का काम किया है। रिपोर्ट देखिए। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। धराली आपदा पर बीजेपी नेता के बयान से गरमाई सियासत। आपदा में हुई मौत के आंकड़ों को लेकर दिया बयान। कर्नल कोठियाल के समर्थन में विपक्ष। क्या अधिकारियों ने धामी सरकार को किया गुमराह? उत्तराखंड के उत्तरकाशी के धराली में इसी साल भीषण आपदा आई थी जिसमें कई लोग इस आपदा की चपेट में आए। अब आपदा को लेकर बीजेपी नेता कर्नल कोठियाल के बयान ने हलचल पैदा कर दी है। अजय कोठियाल का बयान जहां सत्ता पक्ष को असहज कर रहा है तो वहीं कांग्रेस के लिए सरकार को घेरने वाला बयान माना जा रहा है। दरअसल एक बैठक में चर्चा के दौरान बीजेपी नेता कर्नल कोठियाल अधिकारियों से बात करते नजर आए। अजय कोठियाल कह रहे हैं कि धराली में आज भी 147 डेड बॉडी मलबे के नीचे दबी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन डेड बॉडी को निकाला नहीं जा सकता। इतना ही नहीं, अजय कोठियाल ने यहाँ तक कहा कि 5 अगस्त के बाद धराली में कोई काम नहीं हुआ, वहाँ के लिए एक कोशिश तो की जाए। 5 अगस्त को आए धराली डिजास्टर के बाद 147 लोग दबे हुए हैं अंदर। हम ये नहीं कह सकते आज की तारीख में हम नहीं निकाल सकते। और मैं इकलौता आदमी हूँ जो वो आ रहा है ना वीडियो में सीटियां बज रही हैं, मैं उसके ऊपर गया हूँ और मैं 3 दिन वहां पैदल रह करके 17,500 फीट पे मैं इकलौता ऊपर से नीचे आया हूँ। एक मैसेज देने के लिए गया था मैं कि क्या हम खाली बस यही बात करें कि भाई ऐसा होना चाहिए। आज धराली में 5 अगस्त के बाद अभी तक एक भी काम नहीं हुआ है। काम से मेरा मतलब है कंस्ट्रक्शन तो छोड़ो, उनकी कोई कोशिश तो होनी चाहिए। घर दबे हुए हैं। मेरे पिताजी का भगवान जो था वो नीचे दबा हुआ है, कैसे मैं उस जगह को छोड़ सकता हूँ। मेरे बच्चे जो है उनकी डिग्री वहां पड़ी हुई है। मेरी बीवी की शादी का मंगलसूत्र नीचे दबा हुआ है। लेकिन सरकार को कारण मिल गया है कि जियोलॉजिस्ट यूकॉस्ट, मैं यूकॉस्ट वैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोट करने की वो कर रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एनडीआरएफ इतनी बढ़िया फोर्स है ना, मतलब आईटीबीपी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, ये आर्मी से ज्यादा स्ट्रांग है। ये सबसे हाईएस्ट जगहों पे डिप्लॉयड रहती है और चाइना के अगेंस्ट सबसे पहले ये लड़ रहे हैं। लेकिन अगर एनडीआरएफ को आप ऊपर भेजोगे, हमने यहाँ फोटोग्राफ देखी, वो बेचारे जो काम कर रहे हैं ना, वो खोद रहे हैं। खोदने का काम तो लेबर का था, खोदने के बाद में इनकी, ये तो एक्सपर्ट है। 12वीं क्लास वाले से 2nd क्लास का काम कराया जाएगा तो कैसे होगा। धराली आपदा पर अजय कोठियाल के बयान के बाद कांग्रेस ने भी समर्थन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रिएक्शन दिया है। उत्तरकाशी के धराली में आई हुई आपदा को करीब 4 महीने होने को हैं और आज 4 महीने के बाद सरकार के वहां पर राहत कार्यों की पोल कर्नल कोठियाल साहब ने बहुत बखूबी से खोल दी है।
कर्नल साहब को इस क्षेत्र का अच्छा अनुभव है। केदारनाथ आपदा के बाद जो राहत के कार्य हुए और जो वहाँ पुनर्निर्माण के कार्य हुए उन कामों का उन्हें बहुत ज्ञान है। उसके पहले भी फौज में रहते हुए ऐसे क्षेत्रों में उनका अनुभव बहुत गहन रहा है। उनका ये बात कहना कि वहाँ पर अभी भी संख्या उन्होंने बताई करीब 150 के करीब लाशें दफन है और लाशों के ऊपर ही मलबा डालकर रोड को खोल दिया गया, उनको निकालने की कोशिश नहीं हुई। ये जो आरोप है ये बिल्कुल अपराध ही नहीं, अमानवीय है और अपराध भी है। बता दें कि बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल को आपदा के बाद धराली को फिर से खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद अजय कोठियाल को धराली भेजा गया। अब उन्हीं के एक बयान ने सत्ता पक्ष को मुश्किलों में डाल दिया है, क्योंकि मौत का आंकड़ा जो अजय कोठियाल बता रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों से मेल नहीं खाता। उत्तरकाशी जिला आपदा प्रबंधन से मिली जानकारी के मुताबिक धराली आपदा के दौरान शुरुआत में 69 लोग गुमशुदा रिपोर्ट किए गए थे। इसके बाद कई बिहार और नेपाल के लोगों के मिलने के बाद पूछताछ हुई और आंकड़ा घटकर 53 हो गया था, जबकि अजय कोठियाल का कहना है कि 147 लोग मलबे के नीचे दफन हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं है कि अधिकारियों ने धामी सरकार को गुमराह करने का काम किया, क्योंकि धराली आपदा के बाद सीएम धामी ने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए रखा, स्थलीय निरीक्षण भी किया, लेकिन जो अपडेट अधिकारी सीएम तक पहुंचाते रहे वो कहीं न कहीं गुमराह करने वाला रहा, क्योंकि इसकी तस्दीक खुद बीजेपी नेता कर्नल कोठियाल कर रहे हैं, जिन्हें धराली को फिर से जीवित करने की जिम्मेदारी मिली है। उत्तराखंड में वक्फ की संपत्ति की जानकारी उम्मीद पोर्टल पर अब तक पूरी तरह से अपलोड नहीं की गई है। इसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाने से साफ इनकार करते हुए ट्रिब्यूनल के पास जाने की सलाह दी है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक ट्रिब्यूनल का गठन भी नहीं किया गया है, जिसे लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। रिपोर्ट देखिए। वक्फ प्रॉपर्टी का ब्यौरा उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके चलते अब वक्फ कानून के मुताबिक समय सीमा बढ़ाने के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष अर्जी ही दी जा सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब ट्रिब्यूनल को लगेगा कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इस पूरे मामले में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों का हिसाब किताब ऑनलाइन रजिस्टर्ड होना चाहिए और अगर सरकार की मंशा साफ है तो जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए। निश्चित तौर पे हिसाब किताब तो होना ही चाहिए। वक्फ के बारे में पूरे देश में इतना शोर है, उसके लिए एक विशेष कानून भी बनाया गया और अगर सरकारों की मंशा साफ है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, तो उसमें ट्रिब्यूनल भी बनना चाहिए और ट्रिब्यूनल बनने के साथ साथ जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका बाकायदा रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण भी होना ही चाहिए। वहीं समस्या को लेकर अब नेशनल मुस्लिम एडवोकेट्स हेल्प फाउंडेशन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी देहरादून को एक ज्ञापन सौंपा है और अपनी समस्या बताई है। साथ ही अधिवक्ताओं का कहना है कि उम्मीद पोर्टल लगातार खराब रहा, जिसके कारण 6 महीनों में भी 20% से अधिक संपत्तियां पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई। इसीलिए सरकार को इसमें समय बढ़ाना चाहिए ताकि वक्फ की सभी संपत्तियां दर्ज हो सके। वक्फ प्रॉपर्टी के संबंध में जो रजिस्ट्रेशन संपत्तियों का कराना था, जो डाउनलोड डॉक्यूमेंट उम्मीद पोर्टल पर किए जाने थे, वो नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पोर्टल काम नहीं कर रहा है। कोई भी डॉक्यूमेंट उसमें डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। अगर इसी तरह व्यवस्था करते रहे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उसमें जो है प्रॉपर्टियां दर्ज नहीं हो पाएंगी और उसका नुकसान पूरे सबको उठाना पड़ेगा, मुस्लिम समाज को उठाना पड़ेगा। मेमोरेंडम हमारा यही है कि जो उम्मीद पोर्टल है वो उसमें बहुत लंबे टाइम से उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं और वो काम ही नहीं कर रहा है। जब वो काम ही नहीं करेगा तो हम जो है हमारी जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है वो पूरी तरह से उसके अंदर कैसे उसमें होगी दाखिल। उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम आएगी कि जब उसमें सबमिट ही नहीं हो पाएगी तो फिर उसका जो है जिस प्रकार से चाहेगी सरकार या कोई भी जो है उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग भी कर सकते हैं।
हालांकि अब इस फैसले के बाद उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में 20% प्रॉपर्टी ही पोर्टल पर दर्ज हो पाई है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि जल्द से जल्द ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए ताकि उम्मीद पोर्टल की समस्या का भी समाधान किया जा सके। सब लोगों ने कोशिश की, हमने भी माननीय जो सचिव हैं अल्पसंख्यक भारत सरकार, उनको भी पत्र प्रेषित किया है कि इसमें समय बढ़ना चाहिए, ये आवश्यक है, क्योंकि उत्तराखंड में मात्र 15 से 20% प्रॉपर्टीज़ का ही रजिस्ट्रेशन हो पाया है। इस सिचुएशन में हम उम्मीद कर रहे थे, मेरी मौखिक रूप से भी माननीय केंद्रीय मंत्री अल्पसंख्यक किरेन रिजिजू जी से बात हुई थी और उन्होंने भी आश्वस्त किया था कि उम्मीद की जा रही थी कि समय मिल जाएगा, लेकिन शायद माननीय न्यायालय ने समय नहीं दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको स्टेट्स में ही पूरा किया जाए और ट्रिब्यूनल को इसकी जिम्मेदारी दे दी है कि आप ट्रिब्यूनल में इसको लाइन अप कराएं। हमारी भी लापरवाही है कि हमारे लोग एक लंबा समय मिला और उसमें जैसे काम करना चाहिए था वैसे नहीं कर पाए, और फिर कुछ कमियां वेबसाइट की भी रही कि वेबसाइट जिस एक्टिवनेस से काम करना चाहिए था वेबसाइट उस तरह से काम नहीं कर पाई। अब जब एक पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन का कार्य होना था, उसके लिए एक अलग से ट्रिब्यूनल बना हुआ है, तो ऐसे में अगर कोई समस्या है, कोई शिकायत है, तो आप ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश होकर अपनी बात रखें। लेकिन कांग्रेस अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, उसी तरह की राजनीति को जनता के सामने पेश करके कहीं ना कहीं अपने आप को फिर वक्फ के नाम पर, मुस्लिम राजनीति के नाम पर कांग्रेस फिर बेनकाब कर रही है। बता दें कि 6 जून को पोर्टल बनाया गया था और नियम 3 जुलाई को बनाए गए थे और वक्फ संशोधन एक्ट पर रोक लगाने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला 15 सितंबर को आया था। इसके बाद एक्ट लागू किए जाने के बाद 6 महीने का समय उम्मीद पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज करने के लिए दिया गया था और 5 दिसंबर तक का समय पोर्टल पर दर्ज करने का था। लेकिन इन सब के बावजूद भी संपत्ति अब तक पूरी तरह से दर्ज नहीं हो पाई है। वहीं उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने राज्य के भ्रष्ट सिस्टम के सहारे और सत्ताधारी दल, इसके साथ ही अन्य संगठन के सहयोग से बाहरी लोगों की जमीन खरीदने का गंभीर आरोप लगाया है। बॉबी पवार ने हरिपुर कालसी में पाकिस्तानी नागरिक के पैतृक जमीन होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 वीडियो भी मीडिया के साथ साझा किए गए हैं, जिसमें 2 अलग अलग पाकिस्तानी व्यक्ति देहरादून में अपनी जमीन होने का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मामले को गंभीर बताते हुए बॉबी पवार ने तत्काल एसआईटी गठित करने, स्थानीय प्रशासन और जांच एजेंसियों से जल्द कार्रवाई की मांग की है। देखिए, ये जो मामला है ये देहरादून जनपद के कालसी विकासखंड और चकरदा विधानसभा से जुड़ा हुआ मामला है। ये एक जनजातीय क्षेत्र है और यहाँ पर एक व्यक्ति 10 से भी ज़्यादा बीघे जमीन ले लेता है और एक ऐसा व्यक्ति जो पूर्व में जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत था, और जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत होने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है और उसका जो सर्टिफिकेट है जो वहाँ से 1992 में जारी हुआ है एसटी का, वो वहीं का है कि यहाँ का निवासी है, वो भी हमारे पास है। और वो रिकॉर्ड भी हमारे पास है कि जब ये जम्मू कश्मीर पुलिस में था तो 2001 के आसपास एक वहाँ आतंकवादी घटना होती है और आतंकवादी घटना में ये सामने आता है कि भाई इसकी भी संलिप्तता है इस व्यक्ति की, और उसको निलंबन कर दिया जाता है। 2002 में इसको पूरी तरीके से वहाँ से हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद 2022 में वो इस प्रकार की यहाँ पर जमीन ले रहा है उत्तराखंड में आके, एक जनजातीय क्षेत्र कालसी में। तो ये एक बड़ा गंभीर विषय है। वहीं उत्तराखंड में 4 दिसंबर से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश और 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की आसार है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र जहां बर्फबारी होती है और रास्ते बाधित हो जाते हैं, ऐसे इलाकों में फ्यूल, दवाइयां, खाद्य सामग्री समेत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रदेश भर के सार्वजनिक स्थानों पर अलाव की व्यवस्था करने की भी बात कही गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा लगातार हम लोगों को निर्देश दिए गए हैं और हम लोगों ने जनपदों को निर्देश भी जारी किए हैं कि शीतलहर से बचाव की तैयारी कर ली जाए। जनपदों द्वारा इसमें तैयारी कर ली गई है। अब देख रहे हैं देहरादून नगर निगम में या अन्य नगर निकायों में जहाँ जहाँ आवश्यक है सब जगह अलाव जलाने की कार्रवाई की जा रही है।
कंबल वितरण के बारे में कहा गया है। और जहां रास्ता बंद होने की संभावना होती है, जहां बर्फबारी के कारण रास्ता बंद हो जाता है, वहां पे पर्याप्त मात्रा में अगले फरवरी तक के लिए राशन और आवश्यक जो संसाधन है, जिसमें पेट्रोल के, डीजल का भंडारण, खाद्यान्न का भंडारण, दवाइयों का भंडारण और जो आवश्यक सामग्री है उसका भंडारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार से जहाँ भी रेन बसेरे की आवश्यकता है, एक सर्वे करके देख लिया जाए कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर सोते हैं, उनके लिए रेन बसेरे की व्यवस्था कर ली जाए। और हम लोग बहुत जल्दी एक कार्यशाला, अभी 23 तारीख को हम लोग प्रस्ताव कर रहे हैं। वहीं दिनेशपुर में विधायक अरविंद पांडे ने किसान सेवा सहकारी समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष के साथ ही सभी अन्य जो सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई है। विधायक अरविंद पांडे ने कहा है कि नवनियुक्त सदस्य और अध्यक्ष किसानों के हित में कार्य करेंगे। किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान प्राथमिकता के साथ उनका समाधान किया जाएगा। वहीं टिहरी के भिलंगना राजकीय शिक्षक संघ का अधिवेशन राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित किया गया, जिसमें छात्रों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश कर सभी का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद विधायक शक्तिलाल शाह ने शिक्षकों को गुरु की प्रतिष्ठा का महत्व बताते हुए विद्यालय के लिए कई घोषणाएं भी की है। संघ वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात है इनका पूरा पैनल, इस बार इनका पूरा पैनल जो है बहुत सिस्टम के साथ इन्होंने काम किया, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भविष्य में भी कामना करता हूँ किसी तरह से ये लोग आगे भी काम करते रहें। इसके साथ ही टिहरी के कोटी कॉलोनी में परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाया। टीम ने सड़क पर बिना हेलमेट, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, इसके साथ ही बिना टैक्स और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई करते हुए 22 चालान काटे, साथ ही 4 वाहनों को सीज किया गया। वहीं अभियान के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं रुड़की में पुलिस ने सोनाली पार्क के पास चेकिंग के दौरान 50.27 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई। और प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। काठगोदाम में आयोजित सीआरपीएफ के पूर्व अर्धसैनिक सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी, कहा वीर जवानों के सम्मान में बनाया गया सैन्य धाम, सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को किया नमन। कांग्रेस का संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ कार्यक्रम, दिग्गजों ने सरकार पर लगाया संविधान और लोकतंत्र की हत्या का आरोप, कहा कांग्रेस करेगी संविधान की रक्षा। धराली आपदा पर बीजेपी नेता कर्नल अजय कोठियाल के बयान से गरमाई सियासत, कहा आपदा में मरने वालों के शवों को निकालने की नहीं हुई कोशिश, कोठियाल के समर्थन में विपक्ष। उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न होने से उत्तराखंड में भी वक्फ की संपत्ति पर संकट, हाईकोर्ट ने समय बढ़ाने से किया इनकार, ट्रिब्यूनल गठन न होने पर उठ रहे सवाल। और पाकिस्तानी नागरिक ने किया देहरादून में पैतृक जमीन होने का दावा, बॉबी पवार ने किया खुलासा, सरकार और कई संगठनों पर लगाए गंभीर आरोप, मामले में जांच के लिए एसआईटी गठित करने की मांग।